जय हिंद। हम सब भारतीयों ने भारत की 75वीं सालगिरह बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। घर घर तिरंगा फहराया। इसी से पता लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है। सामाजिक वैज्ञानिकों यानी सोशल साइंटिस्ट्स ने कई बार ये बात सामने रखी कि किसी भी देश की स्वतंत्रता का बेस यानी कि नींव न्याय यानी कि जस्टिस को माना गया है। 1995 की बात करें तो भारत इसी रास्ते पर, इसी दिशा में एक और सीढ़ी चढ़कर तरक्की की राह पे और आगे बढ़ गया जब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लागू किया गया। इसी एक्ट के साथ जस्टिस कृष्ण अय्यर की सोच को एक आकार दिया गया। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करें किस तरह न्याय और भारत की स्वतंत्रता आपस में 21वीं सदी के भारत की बात करें तो हमारे देश ने दुनिया भर में एक बहुत मजबूत छवि स्थापित की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे फील्ड्स थे जिसमें भारत ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस या अन्य कोई भी सेक्टर हो। पर अगर दूसरी दिशा में देखा जाए तो भारत अभी भी अपनी ऐतिहासिक सामाजिक बुराइयों से निजात नहीं पा पाया। दलितों का शोषण आज भी भारत के कई हिस्सों में देखने के लिए मिलता है। औरतों को आज भी इस्तेमाल तथा उनका शोषण किया जाता है और बच्चों का उत्पीड़न भी नई चीज नहीं है आज के आधुनिक भारत में। समाज का बंटवारा करने वाले लोग आज भी मनुस्मृति को सामने रखते हैं, पुरुष सूक्त को सामने रखते हैं, में दर्ज वर्णों की व्याख्या अपने संकीर्ण विचारों के साथ करते हैं। उसी तरह दूसरी ओर यह समस्या सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी अशरफ, अजलफ, सैयद इत्यादि जैसा वर्गीकरण आज भी देखने के लिए मिलता है। तो सामाजिक न्याय में यह वर्गीकरण एक बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। अगर HRW की बात करें तो उनके द्वारा बनाई गई एक कमीशन जिसका नाम कमीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रखा गया, एक रिपोर्ट सामने रखते हैं जिसमें भारत में दलितों के उत्पीड़न की बात रखी जाती है। इस रिपोर्ट में दलितों के ऊपर शोषण जग जाहिर हुआ। किस तरह हमारे भारत की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दलितों का शोषण कर रही है। इस बात पर नेशनल पुलिस कमीशन का भी गठन हुआ और जिसने अपनी रिपोर्ट में यह स्थापित किया कि पुलिस की नीति दलितों के लिए सराहनीय नहीं रही और इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बरकरार है। नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान जब दलित सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार हुए, DK बासु ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, गरीबों के लिए लीगल टूल्स के लिए जोर दिया। दूसरी ओर अगर औरतों की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर रिपोर्ट को हम माने तो भारत में 1/3 औरतें फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं।
पिछले 2 दशकों की बात करें तो औरतों के साथ रिलेटेड क्राइम 70% बढ़ा। गोवा जैसे एक आधुनिक राज्य, एक आधुनिक शहर के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती जब औरतों के साथ रिलेटेड क्राइम की दर नेशनल एवरेज से 5.5 गुना ज्यादा थी। इस उत्पीड़न के लिए बहुत सारे एक्ट्स या स्टैट्यूटरी लॉज या कानून बनाकर तैयार किए गए और वो मौजूद है, पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो न्याय के लिए अभी भी तरस रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें तो पॉस्को एक्ट बच्चों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जैसे एक हाईली लिटरेट राज्य में पॉस्को एक्ट के अंदर 2021 में अगर 3500 से ज्यादा केस दर्ज होते हैं, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? सत्यार्थी फाउंडेशन की रिपोर्ट के ऊपर अगर चर्चा करें तो आज भी भारत में 88% केसेस पेंडिंग आ रहे हैं पॉस्को एक्ट के अंडर। तो इसलिए हम यहां से ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में ऐसे कानून हैं जो इन सोशल इविल से लड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो लीगल पेनिट्रेशन नहीं है, अगर नहीं है तो जस्टिस इंक्लूजन नहीं है। आम लोगों तक उनके अधिकार या न्याय पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर हमारे संविधान में ऐसी प्रोविजंस शुरुआत से कर दी गई थी जिससे न्याय को हर आदमी तक पहुंचाया जा सके। आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो सभी को समान रखा गया। 15 की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की। उसी तरह 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी देने की बात करी गई। और यह सोच यहीं पर ही नहीं खत्म हो गई। तो 1952 में इस सोच को और भी आगे लेके जाने की कोशिश की गई, जब पार्लियामेंट में सबसे पहली बार फ्री लीगल एड के ऊपर चर्चा हुई। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहां पे लीगल सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज, लीगल एड स्कीम्स को टेस्ट के तौर पर लागू किया गया। 1972 की अगर बात करें तो जस्टिस कृष्ण अय्यर, जो पितामह माने जाते हैं फ्री लीगल एड के, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलकर बाहर आती है, और वो ये कि गरीबी के साथ न्याय का कितना गहरा संबंध है। प्रोसेसिमल्स जस्टिस टू पुअर, इसी चीज के ऊपर आधारित एक रिपोर्ट थी जो जस्टिस अय्यर ने तैयार की। 1980 में एक और कमीशन बैठा जिसका नाम रखा गया कमीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड एंड स्कीम्स। इस कमेटी के चेयरमैन भार्गव साहब को बनाया गया, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस सरकार के सामने रखी। इन्हीं रिकमेंडेशंस को लेकर और जस्टिस अय्यर की सोच को लेकर, जो ये कहती थी कि स्टेट को चाहिए कि वो गरीबों के लिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बनाए। इन सब को लेकर 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पारित हुआ, जिसको लागू किया 1995 में। इसी एक्ट को लागू करने पर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक हो गया जिसमें फ्री लीगल एड अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां के संविधान का 6th अमेंडमेंट इसी के साथ डील करता है। यूरोप की बात करें, यूरोप माना जाता है ओरिजिन
फ्री लीगल एड की आइडियोलॉजी का। यहीं से राइट टू काउंसिल, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल जैसी विचारधारा उभरकर सामने आई। यूरोपियन यूनियन के चार्टर फॉर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 47 इसी चीज को दर्शाता है। यहां तक साउथ अफ्रीका जैसी लीगल प्लूरिस्ट कंट्री में, जहां पे बहुत सारे लीगल सिस्टम्स हैं, फॉर्मल लीगल सिस्टम भी है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो आदिवासी कबीले, हर आदिवासी कबीले के अपनी न्याय प्रणाली होती है। ऐसे देश में फ्री लीगल एड देना और उसको कारागार बनाना बहुत मुश्किल बात है, पर साउथ अफ्रीका ने ऐसा करने पर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रख दिया। साउथ अफ्रीका की इस काबिलियत को सारी दुनिया ने स्वीकारा। इसी तरह हमारे संविधान में भी एक शोध किया गया, एक अमेंडमेंट की गई। इसमें हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 39 का पार्ट ए डाला गया, जिसमें यह बताया कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट कहलाने के लिए एक स्टेट को फ्री लीगल एड देनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान न्याय से वंचित ना रह सके। तो अगर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की बात करें तो यहां से कई सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये कि इन सर्विसेज को कौन हासिल कर सकता है, दूसरा ये किस तरह हासिल हो सकती हैं, और तीसरा एक आम आदमी या एक कंसर्न्ड सिटीजन क्या फर्ज रखता है इस सेटअप में। तो पहली चीज, इन सेवाओं को कौन ले सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के चैप्टर 4 और सेक्शन 12 में यह बताया गया कि कौन लोग इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। औरतों, बच्चों से लेकर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो लोग जो किसी नेचुरल कैलेमिटी के साथ क्षतिग्रस्त हैं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाला इंडिविजुअल, जो गरीब लोग हैं, तो वो कैसे अवेल करेंगे। उन्हें क्या करना होगा, किसी भी न्यायालय में जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुक कोर्ट, तो किसी भी न्यायालय में जाएं, वहां पे पता करें कि नालसा का ऑफिस कहां है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के नाम से नेशनल पे यानी कि केंद्र में, स्टेट के लेवल से राज्य में, डिस्ट्रिक्ट के लेवल से डिस्ट्रिक्ट में, और तालुक के लेवल से तालुक। तो आप वहां पे लीगल एड का दफ्तर पता करें, वहां पे अपना आवेदन दें। सरकार के द्वारा आपको एक वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसी के तहत आपसे कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा। ये हमारे भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियाद है। दूसरी ओर लोक अदालत भी बनाई गई। लोक अदालत हालांकि 1980 में गुजरात में पहली बार इनका गठन हुआ। बेसिकली इनके विचार गांधीवाद से जुड़े हुए हैं। लोक अदालत में एक जुडिशियल ऑफिसर रहते हैं, एक वकील साहब रहते हैं, और तीसरे कोई समाज सेवी हुआ करते हैं। बेसिकली लोक अदालत का तरीका किसी भी मसले का निपटारा करने में आर्बिट्रेशन का रहता है, बैठकर बात करने और मसले को सुलझाने में ये यकीन रखते हैं। अब तीसरा सवाल ये था कि हमारा इसमें क्या योगदान रहना चाहिए। तो पढ़े लिखे वर्ग का या एक कंसर्न्ड सिटीजन का ये योगदान रहना चाहिए कि सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स, सरकार के द्वारा चलाए गए एडिंग स्कीम्स, ग्रांट्स उन लोगों तक केंद्रित करें जिन लोगों को उनकी जरूरत है। हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि हम लीगल एड को उनके
टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करें, टारगेटेड पीपल तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके साथ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के साथ हमारे भारत में क्या फर्क पड़ा या हमारी जुडिशरी में क्या फर्क पड़ा? तो बेसिकली हम देखें तो यहां पे दो मुख्य तौर पर फर्क देखने को मिलते हैं। पहला फर्क, समाज में न्यूनतम लेवल पर जस्टिस डिलीवरी होनी शुरू। जस्टिस यानी कि न्याय किसी की स्थिति के ऊपर अब निर्भर नहीं कर रहा। अब दूसरा फायदा यह हुआ कि जस्टिस डिलीवरी में पेंडेंसी कम होनी शुरू हुई। फॉर्मल कोर्ट सिस्टम से जो प्रेशर था, जो बर्डन था, वो लोक अदालत ने अपने ऊपर स्वीकार लिया और मसले का निवारण शुरू होने लगा। अब देखा जाए तो इंडिपेंडेंस किस तरह एक बहुत अखंड शब्द है, इसकी अखंडता को मापना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है अगर हम सही मायने में भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो आइए 75वीं सालगिरह पर एक प्रॉमिस करें खुद से और हमारे भारत के संविधान से कि हमारे संविधान की आइडियोलॉजी और जस्टिस, न्याय हम भारत के हर नुक्कड़, हर कॉर्नर, हर क्षेत्र में लेके चले और एक सच्चे भारतीय होने का सबूत